अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर खाकवानी। अपने फेसबुक और यूट्यूब चैनल में आपका खैर मकदम। आज का दिन अदालतों के हवाले से, केसेस के हवाले से अहम रहा, काफ़ी अहम रहा। अच्छी खबरें भी हैं और बुरी खबरें भी। सबसे अच्छी खबर तो यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा एक रिलीफ दिया है पीटीआई रहनुमाओं को। जस्टिस बाबर सत्तार का बहुत ही शानदार फैसला किया उन्होंने, और आज बड़ा स्ट्रॉन्ग एक जज के तौर पे उन्होंने मुजाहरा किया, जस्टिस फराहम किया। उन्होंने शहरयार अफरीदी को भी और शानदाना गुलजार को भी, इनको जो एमपीओ के तहत इनको पुलिस ने, डीसीओ ने नाजायज तौर पे, गलत तौर पे गिरफ्तार किया हुआ था, उनकी रिहाई का भी हुक्म दे दिया है। और बड़े दिलचस्प कमेंट्स दिए हैं, बड़े दिलचस्प रिमार्क्स दिए हैं। और मेरे ख्याल पहली बार ऐसा हो रहा है पिछले 9 मई के बाद के सिनारियों में कि डीसी इस्लामाबाद के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, तौहीन अदालत का भी इसकी कार्रवाई शुरू होने जा रही है। बल्कि आज उनके जवाब को जस्टिस बाबर सत्तार ने गैर सलीबश करार दिया है और अगले हफ्ते फर्द जुर्म आयद करने की बात की है। डीपीए को भी नोटिस दिए हैं, सच्चे को भी नोटिस दिए हैं। अच्छा, हुआ ये था कि इनकी पहले भी जमानतें होती रही हैं, आपको पता है। बार बार, एक बार 3 एमपीओ की तरफ पहले पकड़ा गया था, फिर अदालत ने उसको बेल दे दी थी और फिर दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया था। तो अब जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने इनको बुलाया और कहा कि क्यों ना तो इन्हें अदालत की जाए। आज उनसे पूछा कि भी किस बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया, तो उन्होंने एक स्पेशल ब्रांच की एक रिपोर्ट पेश की कि जस्ट के शहर अफरीदी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हमले की प्लानिंग कर रहा था जेल में रह के। तो जस्टिस बाबर सत्तार ने बड़े सख्त तनकीदी सवाल भी किए और सख्त रिमार्क्स भी दिए। उन्होंने कहा कि पहले ये बताएं कि वो जेल में रह के वो कैसे साजिश कर सकता है। क्या उसको उसके पास एक्सेस किया, उसके पास मोबाइल फ़ोन था, क्या उसके मीडिया से एक्सेस थी, किस तरह वो साजिश कर सकते, किस तरह प्लानिंग कर सकते। एक बंदा जो जेल में ऑलरेडी हिरासत में है, कैद हो, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हमले की प्लानिंग कैसे कर सकता है। फिर उन्होंने जस्टिस जस्टिस साहब ने ये पूछा कि आप जेल के हमले के खिलाफ भी आपने कार्रवाई की है, कि जिनकी गफलत की वजह से या जिनकी न्यायालय या मिली भगत की वजह से शायद जड़फती प्लानिंग करता। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा तो कोई नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को उकसा रहा था उनमें से किसी को पकड़ा है। तो डीसी साहब ने और पुलिस वालों ने जवाब दिया, नहीं जी, हम उनको तो किसी को नहीं पकड़ा और हम तो मास्टरमाइंड को पकड़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा ये कौन से मास्टरमाइंड है, क्या आपके पास सबूत है। तो काफ़ी ज़्यादा खिंचाई की उन्होंने। फिर उन्होंने एसएचओ को बुलाया, उनको उसको कहा, कटहरे में खड़ा किया। उसने कहा जी मेरी तो जनाब, मैंने तो गिरफ्तार किया ही नहीं, मैं तो अभी आया हूँ, मेरे से पहले वाले ने किया है। डीपीओ को बुलाया, डीपीओ ने कहा जी मैं तो जनाब उस दिन छुट्टी पे था। अच्छा, आईजी ने, खैर उसने अपनी स्टेटमेंट आईजी ने दी कि देखिए जी, सिक्योरिटी की खातिर, अमन कायम करने की खातिर हमें करना पड़ता है। डिप्टी कमिश्नर साहब का ये कहना था कि देखें जी, मेरी कान और आंखें तो ये इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है। उन्होंने कहा ये रिपोर्ट जो है ये मजाक है, ये बचगाना रिपोर्ट है, ये क्या बात है, कोई आपके पास इस तरह का कोई बात नहीं है, कोई वो नहीं है। और काफ़ी सख्त उन्होंने रिमार्क, उन्होंने कहा कि आपका जो जवाब तौहीन अदालत को नोटिस दिया गया था, उनका जवाब जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि बिल्कुल गैर सली बख्श है और अगले हफ्ते आपके खिलाफ हम फर्द जुर्म आयद करेंगे, उस कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। शहरयार अफरीदी और शानदाना गुलजार को घर जाने की इजाज़त दे दी है। अलबत्ता जस्टिस साहब ने शहरयार अफरीदी को कहा है कि आप मीडिया से कोई इंटरेक्ट नहीं करेंगे जब तक ये केस आपका ज़ेर समाअत है, कोई इंटरव्यू नहीं देंगे, सोशल मीडिया पे नहीं करेंगे और अपने घर रहें और इस्लामाबाद तक महदूद रहें, इस्लामाबाद से बाहर ना जाएँ। और साथ ही उन्होंने पुलिस को उनकी सिक्योरिटी का भी हुक्म दिया है। उसका मकसद मेरे ख्याल में एक तो ये सिक्योरिटी भी होगी, दूसरी बात है कि ये है कि ज़ाहिर-सी बात है, थोड़ा-सा ये चेक भी होगा कि कहीं वो बाहर ना चले जाएँ या गायब ना हो जाएँ। लेकिन जिस किस्म की मुसलसल गिरफ्तारियाँ हो रही थी और जिस तरह से शहर अफरीदी को तंग किया जा रहा था और जैसा ज़ालिमाना अंदाज़ अपनाया हुआ था पुलिस ने, ख़ास तौर पे इस्लामाबाद पुलिस ने, उसके बाद मेरा ख्याल है एक अच्छी मिसाल, बहुत अच्छी मिसाल कायम होगी। क्योंकि शानदाना गुलज़ार को तो पकड़ने की कोई रीज़न ही नहीं थी। सिर्फ़ यही कि वो अपनी वो स्टेटमेंट्स दे रही थी और तहरीक-ए-इंसाफ का बड़े अच्छे तरीके के साथ, शाइस्तगी के साथ एक मुकदमा पेश कर रही थी। इसी बुनियाद पे इनको अरेस्ट किया गया। लेकिन अब इस गिरफ्तारी के बाद, और देखें ये होता है अदालतों का काम, ख़ासतौर पे हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट्स में, इस रिलीफ़ के लोग तवक्को कर रहे होते हैं। और बड़े अफ़सरान जब तक आप उनको नोटिस नहीं करेंगे, उनको उनको शौकात नोटिस नहीं देंगे, उनके ऊपर कंटेम्प्ट नहीं लगाएँगे। अगर डीसी को, डिप्टी कमिश्नर को कंटेम्प्ट, और उन्होंने कहा जज साहब ने कि आप याद रखें कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की सज़ा 6 महीने कैद है, जेल है। और कैद का मकसद तो ये है कि सर्विस गई आपकी, तो ज़ाहिर-सी बात है पूरा ख़त्म करियर। एक किसी डिप्टी कमिश्नर को या इस तरह के डीपीओ को या अफ़सरों को निशाने इबरत बनाया जाए, तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि कानून की धज्जियाँ उड़ाई जाए। बात ये है कि हमारे जज साहबान न जाने क्यों स्ट्रिक्ट रवैया नहीं रखते इन चीज़ों में। उनको यही रखना चाहिए। और जस्टिस बाबर सत्तार का बहुत शानदार है, काबिल तारीफ़ है। और ये बात बताना ज़रूरी है यहाँ पे कि जब इनकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, क्योंकि वकील थे, ये लॉयर थे, टीवी प्रोग्राम भी करते थे,
कॉलम भी लिखते थे, अब अच्छे कॉलमिस्ट थे और चीज़ें इनका अपना एक उनका ख़ास मौक़िफ़ था, डेमोक्रेसी बहुत प्रो डेमोक्रेटिक इनका था। तो उस वक़्त पीटीआई के लोगों के इनसे रिज़र्वेशन थे। जब इनकी तकर्री हुई तो मुझे ख़्याल था ये शायद पीएमएलएन के सपोर्टर हैं, पीटीआई के मुखालिफ हैं। लेकिन आज वही उस वक़्त हमारे हमारे जैसे लोग भी कहते थे कि जस्टिस बाबर सत्तार एक क्रेडिबल आदमी है, अपराइट आदमी है। जो अपराइट आदमी होता है वो क अगर आज किसी पार्टी के खिलाफ उसका मौक़िफ़ भी होगा, वो किसी असूल की बुनियाद पे होगा। कल को जब वक़्त आएगा तो वो उसी पार्टी को रिलीफ़ भी देगा और वैसे ही बाबर सत्तार साहब ने किया। एक बहुत ही शानदार मिसाल कायम की। उम्मीद करनी चाहिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी, लाहौर हाई कोर्ट, दीगर हाई कोर्ट जजेस भी उसकी पैरवी करेंगे और जहाँ ज़ुल्म हो रहा हो, जहाँ गलत हो रहा हो, उसको वहाँ रिलीफ़ दिया जाए, वहाँ मज़लूम के साथ उसकी जो ज़्यादती है उससे बचाया जाए। ये अदालतों का काम होता है। तो एक बहुत अच्छी एक बात सामने आई है और उससे लगता है कि आगे रिलीफ़ के इम्कानात निकलेंगे। लेकिन उसके साथ-साथ मैंने बताया था कि 1-2 बुरी खबरें भी हैं। बुरी खबर ये है कि साइफ़र के मामले में एफआईए ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया इमरान खान के खिलाफ और अटक जेल में उनसे मुलाकात की है, उनसे कोई तफ्तीश भी की है। बताया गया है कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल के दफ्तर में इमरान खान से ये मुलाकात की गई, काफ़ी सारे सवालात पूछे गए साइफ़र के मामले में खतरा ये लग रहा है कि साइफ़र का मामला, ये जो लीक हुआ है साइफ़र, ये भी शायद इमरान खान के गले में डालने की कोशिश हो रही है, कम से कम जा तो उस तरफ रहे हैं। तो शहाने केस के हवाले से भी एक पेशरफ्त हुई है कि बुशरा बीबी से जब ये सवाल पूछे गए थे कुछ जाली रसीदों के और ये वो और उनकी ऑडियोज़ आपको याद होगा सामने आई थी पहले कुछ अर्सा पहले, जिसको उन्होंने बुशरा बीबी ने अब फेक करार दिया है, तो उसकी फोरेंसिक कराने का भी फैसला किया गया। इनकी गालिबन 2 ऑडियोज़ हैं, जुल्फ़ी बुखारी से गुफ्तगू की है और या और भी शायद इस तरह की। तो उन ऑडियोज़ की भी यानी तोशा खाने का कहते हैं बुशरा बीबी की गिर्द भी घेरा तंग हो रहा है। एक खबर राजा रियाज़ की तरफ से, राजा रियाज़ ने कहा है कि बड़ों ने फैसला कर लिया, बड़ों से मुराद पता उनकी क्या है, बड़ों ने फैसला कर लिया कि इंतखाबात फरवरी के मिड में होंगे। उन्होंने कहा कि 17 फरवरी से हफ्ता पहले हो सकते हैं, 15 के बाद हो सकते हैं नहीं। समझ लें इस हिसाब से जैसे उन्होंने कहा कि मिड ऑफ फरवरी बनता है, 15 से 20-22 फरवरी के दरमियान, दूसरे से तीसरे हफ्ते के दरमियान इलेक्शन होने का इम्कान है और इससे पहले नहीं। और उन्होंने ये बात की, उन्होंने कहा कि अक्टूबर-नवंबर में हो रहे होते तो अब नवाज़ शरीफ अब तक आ चुके होते। तो ये तो खैर राजा रियाज़ के हवाले से बात थी। कैबिनेट के हवाले से भी कुछ चीज़ें मज़ीद आज वैसा शाम तक अनाउंस हो जाएगा और अभी तक तो कुछ नाम जो यकीनी बताए जा रहे हैं। जलील अब्बास जिलानी साहब का कहा जा रहा है कि ईरान वज़ीर ख़ारिजा होंगे। पहले मोहम्मद अली का नाम आया था, मोहम्मद अली दुरानी लोग समझे थे वज़ीर इत्तलाआत का। अब सलीम साफ़ी साहब ने खबर दी है कि नहीं, ये सैयद मोहम्मद अली हैं, जो एक एनालिस्ट हैं, ये वज़ीर इत्तलाआत के लिए, मोहम्मद अली दुरानी नहीं है उसमें। और सुल्तान अली अलाना साहब के भी एतराज़ मैंने कल भी शायद बात की थी कि उनकी डुअल नेशनैलिटी का मामला आया है, तो वो इसलिए अब शायद लटक गया है मामला। अब शायद हफ़ीज़ शेख को बनाया जाए या अब डॉक्टर वक़ार मसूद साबिक़ सेक्रेटरी ख़ज़ाना रहे हैं, उनकी बात भी, उनका नाम भी चल रहा है। और ये कहा जा रहा है कि रज़ा बाकर को या डॉक्टर शमशाद अख्तर को चेयरमैन बनाने का फैसला नहीं हुआ इस तरह। शुएब सडल के बारे में बात की गई थी, मैं कल भी बात कर रहा था, अगर उनको वज़ीर दाखिला बनाया तो ये बहुत अच्छा, बहुत शानदार होगा। लेकिन वो बहुत अपराइट आदमी है, वो फिर कुछ नाजायज़ कुछ भी नहीं करेंगे और वज़ीर दाखिला के अंडर ही एफआईए और सारे महकमे, बहुत सारी एजेंसीज़ होती है। तो वो तो मेरा ख़्याल है, मुझे लग रहा है कि मुझे पहले लग रहा था शायद सरफ़राज़ बुगटी को बनाया जाए। अब सलीम साफ़ी साहब ने भी एक राय ज़ाहिर किया कि शायद सरफ़राज़ बुगटी चूँकि वज़ीर दाखिला, सूबाई वज़ीर दाखिला रहे हैं बलूचिस्तान के, शायद उनको ये ज़िम्मेदारी सौंपी जाए। ख़ैर अभी शाम तक आ जाएँगे लोग, नाम इसके आ जाएँगे, कोई अच्छी खबरें इसमें लग रही हैं और शायद मेबी कोई अच्छा काम। लेकिन बहरहाल पहला ही जो निगरान हुकूमत ने जो क़यामत गिराई है, पेट्रोल की कीमतों में बहुत खौफ़नाक इज़ाफ़ा रात किया गया है। ₹17, साढ़े ₹17 और ₹20 तक, यानी आप देख लें 290, 293 तक चला गया काम और लोग आज चीख रहे हैं, हर जगह परेशान हो रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि भी मज़ीद इज़ाफ़ा होगा। इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल बढ़ा है थोड़ा-सा, लेकिन इतना नहीं बढ़ा कि इतनी बढ़ाई जाए कीमत। और होता ये है कि जब कम होती है, $4 बढ़ती है तो ₹20-30 बढ़ा दी जाती है। जब $4-5 कम होती है तो रिलीफ़ देते नहीं हैं और देते भी हैं तो ₹5 ₹7 का। तो ये बड़ा ज़ालिमाना है। लेकिन अभी तक निगरान हुकूमत वाले कह रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं, तो सारा कुछ पिछला ही चल रहा है अभी। 1.5 साल का ये सारा कुछ जो पॉलिसी है, उन्हीं का ही तसलसल है अभी तक मौसम। तो बहरहाल जो भी हो रहा है लोगों के साथ बुरा हो रहा है। तो अल्लाह करे कहीं से कोई खैर हो, अच्छी बात हो, कोई अच्छी चीज़ निकले। तो अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।